सभी को नमस्कार। तो आज अपने साइंस में से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 6 से लेकर 12 तक, और जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है वो भी इसमें शामिल है। तो अब टाइम अपना ये है कि थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा अपने जितने MCQ करेंगे उसमें ही अपना फायदा है। तो इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, यदि कोटि पूरक कोणों में एक कोण दूसरे कोण के दुगने से 12 डिग्री अधिक है तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखो पहले क्या लिखा है, पूरक कोण। और पूरक कोण अपने को पता है कि दो कोणों का योग क्या होता है, 90 डिग्री, यही होता है। तो यहाँ पे अपने पास दो कोण है, इसमें कह रहा है कि दूसरे कोण से 12 डिग्री अधिक है कौन सा, पहला कोण। इसका मतलब अपने मान लेते हैं कि जो दूसरा कोण है, दूसरा कोण, इसको मान लेते हैं अपने x। तो इससे अपना पहला कोण निकल के आ जाएगा, पहला कोण। कंडीशन क्या दी हुई है कि दूसरे कोण से 12 डिग्री अधिक, और इसका क्या है, दुगने से 12 डिग्री अधिक, यानी इसका दुगने से इसके दुगने से 12 डिग्री अधिक। अब यहाँ पे अपने को लगाना है, अब अपने पास दोनों कोण है और दोनों कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पूरक कोण। तो यहाँ पे दोनों कोण अपने जोड़ देते हैं, x प्लस 2x प्लस 12 डिग्री, और इन दोनों कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ गया, 3x, ये आ गया आपके पास 12 डिग्री, और ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे 12 डिग्री उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 90 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा, 78, और 78 को डिवाइड कर दो आप 3 से, तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 26 × 78, यानी x का मान कितना आ गया यहाँ पे, 26। अब x यहाँ पे क्या है, दूसरा कोण। इसका मतलब दूसरा जो कोण है, दूसरा कोण वो कितना आ गया आपके पास, 26 डिग्री। और पहला कोण कितना आ गया अपने पास, पहला कोण। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x का मान ही रखना है। तो x का मान रखो, 26 दूनी कितना होता है, 52, 52 और 12 कितना हो गए, 64, यानी कितना आ गया, 64, 26 और 64। तो पहला कोण तो कितना है, 64, और दूसरा कोण कितना है, 26, यानी 64, 26। तो 64, 26 पहले ही ऑप्शन है, 64, 26। तो यहाँ पे देख लेना है कि आपके पास 26, 64 भी दे रखा है, नहीं दे रखा। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तथा त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है 49 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर और 25 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ABC की भुजा में BC 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो त्रिभुज PQR की भुजा QR का मान क्या होगा। तो यहाँ पे अपने पास दो त्रिभुज है, ABC और PQR। तो देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है दो त्रिभुजों का, तो इससे रिलेटेड अपने पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा कौन सा, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी कि लास्ट वाली भुजा यानी BC, यानी BC का स्क्वायर बटा और यहाँ पे QR का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है जो अपने को ध्यान रखना है, कब, जब आपके पास इनका क्या दिया हो, क्षेत्रफल। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ ABC का कितना दिया है, 49, तो यहाँ पे 49 रख दो। PQR का क्षेत्रफल कितना दिया है, 25, तो यहाँ पे 25 रख दो। BC का स्क्वायर, BC कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर। और निकालना क्या अपने को, QR, तो ये है QR। तो सीधा फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन है ये, तो डायरेक्ट अपने को मान रखना था। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, 5 5 25, ये QR का स्क्वायर है, QR अपने इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 25, ये ऊपर है, ये आ जाएगा बटे में, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे QR का स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में। तो यहाँ पे आपके पास 25 × 25 और ये 49। तो देखो 2 25 है यहाँ से, तो 1 25 बाहर आ जाएगा, और 49 का वर्गमूल क्या होता है अपने को पता है, 7, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो 7 21, 4 रह गया, तो 7 5 35 पॉइंट लगाएंगे, और फिर आ जाएगा 7 7 49। तो ये अपने पास ऑप्शन कौन सा है, C, 3.57 सेंटीमीटर। तो कई बार पॉइंटों में भी दे देते हैं, तो वहाँ पे भी अपने को ध्यान रखना है। तो सीधा फॉर्मूला बेस है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना था और मान पुट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी
खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है, घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपके पास एक आयताकार घास का मैदान है, ये आयताकार है, यानी ये तो है लंबाई कितनी 40 मीटर और ये कितनी है 24 मीटर। फिर कह रहा है कि इसके एक कोने पर मान लो कोई कोना है, यहाँ पे मान लो ये कोना है, इसके कोने से 14 मीटर लंबी, यानी यहाँ से 14 मीटर लंबी ये रस्सी है और यहाँ से ये चढ़ता, देखो चढ़ेगा तो ये बस इतनी दूर पे ही चढ़ पाएगा, यानी इतना ही घूम पाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि रस्सी बंधी गई है, तो घोड़ा यहाँ से यहाँ तक ही चढ़ सकता है, तो इसके एकदम परिधि से अपने चलते जाएं तो ये क्या बन गया एक सर्किल, यानी आयताकार का सिर्फ इतना भाग ये खा पाएगा, इतने भाग में घास खा पाएगा। तो यहाँ पे अपने पास देखो, अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाए तो आपके पास ये क्या बन रहा है त्रिज्याखंड, क्या बन रहा है त्रिज्याखंड, और अपने को पता है त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्याखंड क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो यहाँ पे अपने मान पुट कर देते हैं, तो पाई का मान कितना 22/7, और यहाँ पे आके आपके पास आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे आप 14 सेंटीमीटर, देखो ये क्या है त्रिज्या ही बन रही है, ये क्या आपके पास 14 मीटर है, तो ये क्या है यहाँ पे त्रिज्या, तो यहाँ पे 14 × 14 आर का मान रख दिया आर स्क्वायर है। अब यहाँ पे बात आती है थीटा की, तो देखो ये कौन, देखो तो ये कौन कितना है 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 90/360, 360 कौन सा ये वाला, तो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है वो कर लो, देखो 9 चौके 36, ये आ जाएगा 7 दूनी 14, और ये आ जाएगा आपके पास 4 से काट लो, इसको 2 से काट लो पहले, 2 और 2 7 14, और 22 कितना होता है 154। क्षेत्रफल है स्क्वायर में आ रहा है तो हमेशा क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, तो 154 सेंटीमीटर, तो ये कहाँ पे आ जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना था आपको, सिर्फ यहाँ पे त्रिज्याखंड जो बन रहा है वो ध्यान रखना, अगर ये पता चल गया तो आपके पास फॉर्मूला है ही, तो वहाँ पे मान पुट करना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो ये पाई चार्ट क्या हुआ है, लिखा हुआ है कि एक पाई आलेख में एक घर के निर्माण पर हुए विभिन्न व्यय की लागत अंशों को दर्शाया गया और कुल व्यय कितना हुआ 31,50,000, तो सीमेंट पर होने वाला व्यय का प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन सारे आ रहे हैं परसेंटेज में और अपने को आंसर भी चाहिए प्रतिशत में, तो कभी भी वैल्यू पुट मत करना, अपने को वैल्यू में आंसर चाहिए ही नहीं, तो परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज आराम से निकाल सकते। कैसे, देखो यहाँ पे जो आपको मान दिया हुआ है 108, 90, 54, 72, 36, ये दिया हुआ डिग्री में, किसमें डिग्री में, और अपने को पता है एक जो पाई चार्ट है उसका टोटल जो डिग्री होता है वो कितना होता है 360, क्यों? क्योंकि इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को परसेंटेज निकालना है, तो अपने को क्या करना है कि ये डिग्री में टोटल अपने को पता ही है, यानी 360 में से सीमेंट का जो डिग्री में दिया हुआ कितना 72, और निकालना प्रतिशत में, तो गुना कर दो किससे 100 से, तो ये कितना गया, ये आ जाएगा 7 5 35, यानी 360 5 पे गया, 5 से यहाँ से कैंसिल करो कितना 20, तो कितना आ गया 20%, ऑप्शन ए। तो आसान था, बस ये ध्यान रखना परसेंटेज में आए तो वैल्यू का कोई काम ही नहीं है, वैल्यू का काम तब है जब यहाँ पे वैल्यू में आंसर दिया होता, तब अपने करते 31,50,000 का यहाँ पे काम होता। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी। अगर मान लो वैल्यू में निकालना है तो कैसे निकाल, देखो 31,50,000 है, अब ये टोटल है, क्या है टोटल, और टोटल अपने को डिग्री का पता है कितना 360, तो बटा कर दो 360। ठीक है, सीमेंट के अगर अपने को व्यय निकालना है तो गुणा किससे करोगे 72 से, ये लो, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा वैल्यू में आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 लीटर चीनी पानी के घोल में 20% तो क्या है चीनी है, इसमें कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत करना होगा कि परिणामी घोल में चीनी 40% हो जाए। तो इसका मतलब इसमें निकाल क्या रहे हैं, अपने पानी निकाल रहे हैं, चीनी तो वैसे का वैसे, इसका मतलब ये कह रहा है कि आपके पास ये 25 लीटर चीनी पानी का घोल है और इसमें कह रहा है 20% क्या है चीनी, तो 25 का 20% कितना होगा, तो 25 का 20% हो गया 1/5, तो 20% कैसे निकालोगे, 20% यानी 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 पे कितना है 5, तो इसका मतलब 5 तो क्या है आपके पास चीनी। ठीक है, और उसके बाद 25 लीटर में 5 गया, बाकी कितना रह गया 20,
तो 20 क्या है आपके पास पानी। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। फिर लिखा हुआ है कि इसमें कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत करना होगा कि परिणामी घोल में चीनी 40% हो जाए। अब देखो यहाँ पे वाष्पीकृत क्या करना अपने को, पानी, और उसके बाद परिणामी जो घोल आएगा उसमें चीनी कितना हो गया अपने पास 40%, यही है। तो देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट लगाओ, 40% ये है तो ये कितना रहेगा आपको, ये रहेगा 60%। ठीक है, तो यहाँ से अपने क्या करेंगे, अपने को ये पता चल गया कि चीनी में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब जो 40% है वो वैल्यू किसकी है, चीनी की, यही है। इसका मतलब जो 5 है वो 40 की वैल्यू है। टोटल कितना है, ये टोटल है 100%। अब अपने को तो निकालना है, नीचे कितना है 100%, तो 100% निकालो। परसेंटेज देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, इसलिए परसेंटेज का यहाँ पे अपने यूज नहीं किया। तो देखो 5 वैल्यू है 40 की, तो अपने को टोटल निकालना है, तो यहाँ से कैंसिल कर लो, 5 8 40 और 100/8 ये कितना पे जाएगा 12.5, ठीक है 12.5 लीटर। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपके पास 12.5। अब 12.5 आ गया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल कितना लीटर है 12.5, और पहले कितना था 25 लीटर। इसका मतलब कम कितना हो रहा है, ओके कम कितना हो रहा है 12.5 लीटर ही तो कम हो रहा है। और 12.5 लीटर क्यों कम हो रहा है, क्योंकि पानी यहाँ से क्या हुआ वाष्पीकृत। तो यही मान किसको शो करा है 12.5 को, यानी पानी क्या हो गया यहाँ पे वाष्पीकृत। तो आंसर क्या है यहाँ पे 12.5 लीटर। एक तो कॉन्सेप्ट ये है, तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो कॉन्सेप्ट और भी हम, जैसे मान लो 25 लीटर है, 25 लीटर में आपके पास 20% तो क्या चीनी, 20% चीनी है तो बाकी कितना रहेगा 80% का होगा पानी। तो 20% है तो यहाँ से आपके पास सीख रहा है कि चीनी परिणामी जो घोल है वो कितना होता है 40%, और यहाँ से वाष्पीकृत हो गया तो ये कितना होगा, तो यहाँ पे अपनों ने बात की 40 है तो ये कितना रहेगा 60%, ठीक है 100 पे। अब यहाँ पे कैलकुलेट कट कर लो इनको, 20 से कम 20, 20 चौके 80, और यहाँ पे भी कट कर लो, यह आ जाएगा 20 दूनी 40, 20 60। अब देखो चेंज किस में आ रहा है, चेंज आ रहा है सिर्फ पानी में, तो पानी में चेंज आ रहा है, ये तो सेम रहेगा तो ऊपर वाला सेम कर दो, यानी 2 है इसको अपने 2 कर सकते हैं, इसको चेंज मत करो, ऊपर 2 कैसे करोगे 2 से गुना कर दो, तो ये कितना गया 2 और ये आ गया 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ से 2 से 2 हो गया, ये कितना हो गया 8 से 3 हो गया, यानी कितना कम हो रहा है 8 से 3 हो रहा है, यानी 5 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है 5 कम हो रहा है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, देखो 25 लीटर है, 25 लीटर का मतलब है टोटल, तो 8 और 2 कितना हो गए 10, और किसका निकालना अपने को कि पानी कम कितना हो रहा है 5, दुगुना कर दो 5 है, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 12.5। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब दोनों में से जो भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगे वो कर सकते हो, ये भी अच्छा है और ये भी मतलब कॉन्सेप्ट बेस है, ताकि और क्वेश्चन यहाँ से अपने पानी और चीनी वाले कर सकें। अगला क्वेश्चन है, पेयजल में तांबे की निर्धारित अधिकतम सांद्रता क्या होगी। तो देखो एक तो यहाँ पे आ रहा है पीपीएम, पीपीएम का मतलब क्या होता है, पीपीएम, पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। और एक चीज ध्यान रखना, पेयजल यानी जो पानी में जो तांबे की मात्रा होती है वो फिक्स रहती है, वो कितनी 3 मिलीग्राम प्रति लीटर। इसके बराबर या इससे कम, यानी इससे ज्यादा नहीं होगी, यानी से ज्यादा नहीं, ठीक है, यानी आंसर कौन सा होगा डी। तो जैसे ही पानी में अगर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा हो जाए कौन तांबा, तो शरीर के लिए क्या होगा हानिकारक, डायरिया जैसे रोग हो जाएगा, रोग होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ये बताया किसने, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और एक है BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, इन दोनों ने बताइए ये मानक पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, 4 विलयन है ABCD और इनका pH दिया हुआ है 2, 2.4, 4.5 और 5.5, तो इसमें न्यूनतम अम्लीय कौन सा है। तो अपने को पता है कि 7 पर क्या होता है उदासीन, और 7 से ज़्यादा इधर जाते हैं तो क्या होता है अपने पास अम्लीय, ठीक है, यानी 0 से, और इधर जाते हैं अपने 14 की तरफ, तो ये क्या होता है क्षार, तो ये तो अपने को पता ही है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे आपके पास मान दिया हुआ कितना 2, 2.4, 4.5 और 5.5, अपने को लग रहा है कि pH का मान कम 2 है, तो आंसर क्या होगा 2, यानी ए, यही होगा। लेकिन ध्यान रखना, आप एक चीज देखो 0 फिर कहाँ पे जाओगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, इसका मतलब जैसे जैसे आगे आ रहे हो तो आपके पास
अम्लीयता क्या हो रही है, कम हो रही है। यदि उदासीन की ओर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 पे क्या होगा, अम्लीय ज़्यादा होगा, 2 पे उससे कम होगा, 3 पे उससे कम होगा, 4 पे उससे कम होगा, यानी जितना मान कम अम्लीय उतना ही ज़्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जितना ज़्यादा मान होगा अम्लीय क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी अम्लीयता क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा, तो ये 2 होगा। ठीक है, pH 2 है तो अम्लीयता क्या होगी, ज़्यादा, यानी ऑप्शन नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके, तो ये अपने पास कथन दिया है, वो दिया हुआ ग्रेफाइट ऊष्मा व विद्युत का अच्छा चालक है। तो ग्रेफाइट की बात करें अपने, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट अपने को पता है इनके मध्य परत पाई जाती है और उन परतों में एक बल पाई देता है जिसको बोलते हैं दुर्बल वंडर बल। ठीक है, उसी के कारण क्या होते हैं, ये फिसलते रहते हैं। और ये विद्युत का क्या होता है, तो ध्यान रखना, विद्युत का क्या होता है, विद्युत का सुचालक, सुचालक, विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसका यूज किस में किया जाता है, इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड बनाने में। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो अपने को पता है लेड पेंसिल में, लेड पेंसिल। और कहाँ यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना, परमाणु रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टरों में, परमाणु रिएक्टरों में मतलब मंदक के रूप में काम करता है कौन, ग्रेफाइट। तो यहाँ पे अपने पास ये तो है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, सही है। विद्युत का कुचालक है, ये तो होगा नहीं। फिर है डायमंड यानी हीरा, ऊष्मा का अच्छा चालक है परंतु विद्युत का कुचालक, हाँ ये भी सही है। डायमंड ऊष्मा और विद्युत का क्या, कुचालक, नहीं ऊष्मा का नहीं है, ये ध्यान रखना, ऊष्मा का नहीं है। तो 1 और 3 क्या होगा यहाँ पे, सही। अगला क्वेश्चन है, 2Na + Cl2 और इसे प्रोडक्ट बना है 2NaCl। इसमें कहा है कि 46 ग्राम क्या है यहाँ पे, सोडियम। तो इसके द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन की संख्या या पूछ ले कणों की संख्या, तो एक ही बात है। क्यों, क्योंकि इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या गुणा क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास मोलों की संख्या तो है नहीं, मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो यहाँ पे अपने मोलों की संख्या निकालते हैं, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या क्या होती है, ग्राम बार बटे अणुभार। तो ग्राम बार कितना दिया, देखो सोडियम का ग्राम बार दिया 46 और सोडियम का अणुभार कितना होता है 23। तो यहाँ से कैंसिल कर लोगे, कितना आ जाएगा, 2 मोल। ठीक है, अब डायरेक्ट अपने मान रख देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, मोलों की संख्या कितनी है, 2 मोल। और अवोगाद्रो संख्या हमेशा फिक्स रहती है, कितनी है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से गुणा कर लो, तो यह आएगा 6 दूनी 12, 23 दूनी 46, 10⁻। अब यहाँ पे अपने ऑप्शन चेक करें, तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखोगे तो 12 तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ, लेकिन 1.204 ये तो दिया हुआ, 1 पॉइंट, इसका मतलब यहाँ से अपने पॉइंट लगा सकते 1.2046। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट अगर आप आगे लेके आ रहे हो तो यहाँ पे आपको 1 जीरो एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, नहीं 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ऑप्शन कौन सा होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फुकुशिमा दाइची यानी जापान में न्यूक्लियर त्रासदी में प्राथमिक रूप से निकलने वाले रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोइड कौन से थे, ये अपने को बताना है। तो एक चीज ध्यान रखना, जापान, किसकी बात हो रही है, जापान की। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। एक तारीख है 11 मार्च 2011। इस दिन क्या होगा, जापान में एक भूकंप आया और इस भूकंप का नाम था तोहेकु, तोहेकु। तो इस भूकंप के कारण क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा इफेक्ट पड़ा वो किस पे पड़ा, परमाणु संयंत्र पे। और उस परमाणु संयंत्र का नाम था फुकुशिमा, फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ये उसकी चपेट में आएगा। इससे क्या होगा, मतलब इसके जो परमाणु संयंत्र रहता है, जैसे चपेट में आएगा तो प्रदूषण फैलेगा। प्रदूषण फैलने के कारण क्या होगा, रेडियोधर्मी क्या निकलेंगे, पदार्थ बाहर निकलेंगे।
रेडियोधर्मी कण बाहर निकलेंगे। तो इस कण में पूछा है कि कौन कौन से कण है, तो ध्यान रखना, एक तो निकला था आयोडीन, आयोडीन 131, और एक निकला था सीजियम, सीजियम 134 और 137। तो ये कण निकले थे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा अपने पास, देखो 134 तो नहीं दिया, 137 दिया, तो ऑप्शन डी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे भोपाल त्रासदी कांड हुआ था तो वो क्वेश्चन आ गए थे, ऐसे भी क्वेश्चन अपने को पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है किसी वर्ग और आयत का जो परिमाप है वो समान है, तो उनके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल पी तथा क्यू, यानी नाम दे दिए पी तथा क्यू के बीच संबंध स्थापित करो। इसका मतलब ये घेरा, ये वर्ग है आपके पास और ये है आपके पास आयत, ठीक है। अब यहाँ पे अपने कुछ भी मान लेते हैं, वर्ग का जो परिमाप है मानना पड़ेगा, उसके हिसाब से होगा। तो यहाँ पे अपने परिमाप मान लेते हैं, 16 मान लो, 20 मान लो, 24 मान लो, ऐसा मान लो जो इसमें चारों में डिवाइड हो जाए पहले वर्ग में। तो जैसे मान लो मैं 16 मानता हूँ परिमाप, यहाँ पे कितना माना 16, तो वर्ग है, तो वर्ग से रिलेटेड अपने को पता है कि 16 है, तो यहाँ पे कितने कितने में बढ़ जाएगा, 4 4 4 4। कैसे, क्योंकि परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, यही होता है। तो 4 इंटू भुजा करोगे तो 4 से भाग दे दो, तो भुजा कितनी आगे जाएगी यहाँ पे 4। तो यहाँ पे 16 मान लिया, तो इसको भी अपने देखो परिमाप माने, परिमाप इसका भी कितना होगा 16। आयत है, आयत क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ जाएगा आपके पास 8, यानी लंबाई और चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा 8। अपने को पता लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है किससे, चौड़ाई से। तो यहाँ पे देखो अगर मैं 4 तो रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये 4 रखोगे तो ये भी 4 हो जाएगा, दोनों समान है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो वर्ग हो जाएगा। तो 4 से ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, यानी 5, तो इसको क्या रख सकते हो आप 3, या क्या रखो आप 6, तो इसको क्या रख सकते हो 2, या इसको क्या रख सकते हो 7, या इसको क्या रख सकते हो 1, ठीक है, ये कंडीशन है। तो 5 6 7 कोई भी रखो। तो यहाँ पे अपने पास क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल में पूछ रहे हैं, तो यहाँ से क्षेत्रफल निकालो। तो ये तो होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, और ये क्या होता है एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो भुजा स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई यानी 5 और 3 रखोगे, 5 से कितना आ गया 15, 6 और 2 रख लो, 6 दूनी कितना आ गया 12, 7 और 1 रख लो, तो 7 एकम 7, ये आ गया क्षेत्रफल किसका, आयत का। अब देख लो 16 से ये क्या रहा है, कम ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो आयत से क्या होता है ज़्यादा ही होगा हमेशा। और वर्ग यहाँ पे P माना है और यहाँ पे क्या माना है Q। तो इतना अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कॉन्सेप्ट सीधा ध्यान रखो, वर्ग का जो क्षेत्रफल है आयत से हमेशा क्या होगा ज़्यादा ही होगा। तो P बड़ा होगा यहाँ पे Q से, P बड़ा होगा यहाँ पे Q से। बराबर हो सकता है, आप कहोगे 4 और 4 ले सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है वर्ग एक तरह का आयत भी है, तो 4 इंटू 4 ये भी कर सकते हो आप, यानी बराबर भी हो सकता है। तो ये कंडीशन दोनों दी नहीं हुई अपने को ऑप्शन में, एक अलग दी हुई है, ठीक है। अगर ये दोनों यहाँ पे आपके पास इक्वल होता तो भी आंसर क्या होता, सही होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 286 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या 8:5 है। यदि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में दाखिल ले तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास बॉयज़ और गर्ल्स टोटल कितने 286, और ये बटे हुए हैं 8:5 में। तो अपने निकाल सकते हैं टोटल कितना है 13, और टोटल अपने पास बच्चे कितने 286, तो बटे 13 करो। बॉयज़ का निकालना है तो गुणा करो 8 से, तो कितने पे जाएगा 13 दूना 26, 13 दूना 26, और 22 8 कितना होता है 22 8 176, यानी ये कितना गया 176। अगर यहाँ पे आपके पास गर्ल्स का निकालना है तो गुना किससे करोगे 5 से। देखो 22 तो आ रहा है, 22 5 कितना हो गया 110। उसके बाद कंडीशन देखो, यदि 22 अन्य लड़कियाँ आ जाए तो लड़कियाँ कितने 110, इसमें 22 और आ जाए, 22 और आ जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, नहीं ये तो 176 है, और इनको जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 132। तो यहाँ से अनुपात निकाल लो, तो अनुपात निकाल लोगे तो यहाँ पे 2 से कैंसिल कर लो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो ये 22 से कट जाएंगे, 22 चुके 88 और 22 दिया 66, यानी 4:3, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि इसकी किनाब की तीनों भुजाओं का योग 24 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तब उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है, एक तो योग वाला और एक विकर्ण की लंबाई वाला। क्यों,
कि उनकी टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है किसके, तीनों भुजाओं के योग के स्क्वायर के और माइनस विकर्ण की लंबाई के स्क्वायर के। तो इन दोनों का जो अंतर है वो किसको शो करेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट मान रख सकते अपने कितना है 24, तो 24 का क्या करो स्क्वायर, विकर्ण यानी 15, तो 15 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा के बाद 576 और 15 कितना होता है 225, 225। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 1, 5 और 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 351, 351 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 3 रुपये में 5 वस्तु के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी तथा उसने 4 रुपये में 7 वस्तु के भाव से बेच दी, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत या हानि बताना अपने को। देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा वस्तु को क्या कर लो आप, बराबर कर लो। क्या कर लो, बराबर। अब बराबर कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपके पास वस्तु देखो, यहाँ पे लिखा हुआ 3 रुपये, 3 रुपये और यहाँ पे वस्तु कितने 5, ठीक है, और ये तो है खरीदा गया, फिर बेच दिया इसको 4 रुपये 7 वस्तु के भाव से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना है वस्तु बराबर करनी है, रुपए में अपने आप चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो 7 और 5 ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों के पाड़े में, आप कहोगे 35 आता है दोनों के पाड़े में, यानी इसको तो कर दें अपने 7 से गुणा, इसको 7 से किया तो इसको भी 7 से कर देना, और इसको कर दो गुणा किससे, 35 बनाना है तो इसको 5 से और इसको भी 5 से। अब देखो ये 35 हो गए और ये भी 35 हो गया, करेक्ट। और यहाँ पे देखो रुपए कितने हो गए, 7 के 21 और 4 5 20। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन देखो क्या बन गया, 35 वस्तुएं अपनों ने खरीदी कितने में, 21 रुपये में, फिर 35 वस्तु बेच दी कितने में, 20 रुपये में। अब देखो यहाँ से अपने क्वेश्चन लगा सकते हैं, इसका मतलब 35 वस्तुओं का ही तो अपने को लेन देन करना है, तो 35 वस्तु में खरीदी किस में, बेच दी 20 में, इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, आप कह रहे हो हानि हो रहा है। 21 की खरीदी 20 में बेच दी, हानि कितनी की, 1 की। और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 21, तो बटा कर दो 21, परसेंटेज निकालना है तो 100। अब ये लॉस हो रहा है कितने का, 1 का लॉस, तो लॉस में परसेंटेज आएगा, तो यहाँ पे 1/21 या तो भाग दे लो, नहीं तो अपने को अगर फ्रैक्शन पता है तो क्या होता है फ्रैक्शन, 4 से 16/21, तो ये आ जाएगा अपने पास 4 से 16/21 यानी ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में वस्तुएं सेम कर लो ताकि अपने को लाभ और हानि का पता चल सके। अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और -25 सेंटीमीटर, तीन पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखे जाने पर इन लेंसों की निकाय की प्रभावी क्षमता क्या होगी। देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है क्षमता, यानी लेंस की क्षमता, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का अपने फॉर्मूला बताइए, लेंस की क्षमता जिसको अपने P से लिखते हैं, P बराबर क्या होता है 1/f, यही तो होता है 1/f। लेकिन यहाँ पे आपके पास f के मान कितने दिए हुए, 3 दिए हुए हैं, तो इसका मतलब जो 1/f है, एक तो f1 दिया हुआ अपने पास 20, f2 दिया हुआ कितना 50 और f3 दिया हुआ कितना अपने को -25। तो यहाँ से अपने पास कैसा आ जाएगा, यानी इस 1/f को आप 1/f1 प्लस 1/f2 और 1/f3 ऐसे लिख सकते हो। तो 1/f1 यहाँ मान कितना है 20, यहाँ पे मान कितना है 50 और f3 ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाओ 1/25। अब यहाँ पे आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 50 100 रख सकते हो आप, 100 का सब में भाग चल जाएगा 100, तो 20 5 100, 50 2 100, 25 चौके 100, तो आ जाएगा 7 में से 4 गए कितना रहेगा 3, यानी 3/100। तो ये मानेगा कि इसका 1/f, और 1/f क्या होता है P, ये तो निकालना था अपने को, तो क्षमता निकालनी थी। यहाँ पे आपके पास देखो मान दिया हुआ है, एक चीज ध्यान रखो जो क्षमता होती है वो किस में होती है, डायप्टर में, ये तो पता ही अपने को इसका मात्रक, और डायप्टर होता है मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या लगाओगे 2 जीरो, तो ये आ जाएगा आपके 300, तो 100 को 300 से 3 डायप्टर, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर था, इसको कन्वर्ट कर दो मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कारें हैं ए बी सी डी, ए की वेग से गतिशील है और उनके द्रव्यमान ऐसे दिए हैं कि ए का ज़्यादा है, बी का उससे कम, सी का उससे कम, डी का सबसे कम, तो इनमें से किस कार की गतिज ऊर्जा उच्चतम होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अपने को क्या होता है, 1/2 mv²,
एम वी स्केयर। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं सिर्फ उसमें ही दो, इसमें पूछा कि एक ही वेग से गतिशील है और उनके द्रव्यमान, देखो ये गतिज ऊर्जा है और तुलना किसकी हो रही है, द्रव्यमान से, और ये द्रव्यमान और ये रेश होता है इसमें। तो अपने को पता है जितना ज़्यादा द्रव्यमान गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो गतिज ऊर्जा वो किसकी होगी, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है। तो एक का द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा, तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए। अगर ये ऐसा होता व्युत्क्रमानुपाती, तो अपने को पता है एम कम होगा तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा, और एम अगर ज़्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा कम। लेकिन ये तो रेशियो है ही नहीं, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती इन दोनों में यही अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऐसी मुख्य विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। कितना होगी, 50 साइकिल प्रति सेकेंड। क्यों, क्योंकि जो एसी है, एसी को क्या बोलते हो, अल्टरनेटिव करंट, हिंदी में क्या बोलते हो, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। वोल्टेज की तो बात करें तो कितना होता है, 220 वोल्ट, और हर्ट्ज की बात करें तो कितना है, 50 हर्ट्ज। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उनको गलत अपने को करना नहीं, ठीक है। प्रत्यावर्ती का मतलब ये होता है कि धारा का जो मान है वो चेंज होता रहता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्च होती है। तो ध्वनि की गति से रिलेटेड एक क्रम ध्यान रखो, ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद द्रव में, और सबसे कम होती है गैसों में। तो ये ध्वनि की गति का क्रम है। बस आपको ढूंढना क्या है, ठोस, तो ठोस वायु ठोस नहीं है, धातु की जड़, तो ऑप्शन बी। पानी तो उसके बाद आ जाएगा, और निर्वात, ठीक है। तो ये क्रम है जो अपने को ध्यान रखना है, ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोसों में। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपग्रह प्रक्षेपण यात्रा GSLV MK थर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितनों पर विचार करना अपने को। देखो एक GSLV और क्या है, MK थर्ड। ये चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया था, चंद्रयान 2। इसमें क्या है, ये भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट है, भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट, भारी रॉकेट जिसको क्या बोलते हैं, बाहुबली। तो बाहुबली किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है भारी, भारी उत्पाद प्रमोचक यान है, ये तो सही है। इस यान में 2 ठोस स्ट्रैप ऑन, एक तरल कोष बूस्टर, एक को बूस्टर और एक क्रायोजेनिक ऊपरी स्टेज है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी, सिर्फ 1 और 2। तीसरा ऑप्शन गलत है, तो इन दोनों से जो रिलेटेड वो कौन सा है, ऑप्शन 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ यदि ए और बी सी इनका माध्य दिया हुआ कितना m, तो 1/a प्लस 1/b 1/c इक्वल है 0। तो a स्क्वायर b स्क्वायर का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पे अपने पास दिया क्या हुआ, अपने पास 1/a प्लस 1/b और 1/c इक्वल क्या है 0। तो इसको अगर अपने हल करें तो एलसीएम कितना आएगा, ABC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास BC, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास AC, और C हटा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा AB। तो यहाँ से देखो 0 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो अपने इसको सही से लिख लेते AB प्लस BC प्लस CA इक्वल 0। एक तो ये ध्यान रखना अपने को। तो यहाँ से ये अपने पास स्टेप आ जाएगा। उसके बाद लिखा ABC का माध्य, यानी ABC इसका माध्य, माध्य मतलब इन दोनों का, तीनों का टोटल 3 से क्या बटा 3, कितना दिया माध्य M, तो ये आ जाएगा कैपिटल M। तो यहाँ से ABC बराबर क्या हो जाएगा 3M। ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे अपने को निकालना A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये कहाँ से आएगा। तो देखो अगर अपने इन दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, इसका मतलब A प्लस B का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3M का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो A प्लस B प्लस C का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला अपने को पता ही है। तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, फॉर्मूला अपने पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA, और इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पे 3M का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9M स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो स्टेप है ये क्यों लेके आए, क्योंकि यहाँ पे अपने मान रख देंगे कितना है 0। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो 0 करोगे, 0 को 2 से गुना करोगे तो 0 ही आएगा, और ये आ जाएगा 9M स्क्वायर। फिर अपने को क्या करना है यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये आपके पास 9M स्क्वायर। और ये पूछ रहा है कि यहाँ पे इसका माध्य क्या है। तो देखो यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसका माध्य यानी बटे क्या करोगे 3,
इसकी वैल्यू पता अपने को कितना है 9m²। तो 9m² बटा 3, तो 3 थी 9, तो 3m², 3m²। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया आपने को, किसी बारहमांटा बंटन का जो माध्य और माध्यिका 30 और 28 है तो बहुलक क्या होगा? तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या? कि बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये 2 माध्य। तो 3 इंटू माध्यिका, तो माध्यिका क्या है? क्रमशः लिखा हुआ यानी ये 28, तो 28। फिर आपके पास मध्य, मध्य कितना है यहाँ पे 30, तो यहाँ पे 2 गुणा 30, तो 28 ये कितना होता है? ये हो जाएगा 8 के 24, 2 3 दूनी 6 छोड़ दो, फिर 30 दूनी 60, तो यहाँ से कैंसिल करोगे कितना आएगा? 24। आंसर कितना आएगा? 24। तो यहाँ पे 24 है नहीं शायद, इसको 24 कर लो तो ऑप्शन को होगा बी। ठीक है, तो ये रिलेशन है जो अपने को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। कई बार माध्यिका पूछ लेते हैं, कई बार माध्य पूछ लेते हैं, इस बार बहुलक पूछ लिया तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी के कोण सी के बाह्य समद्विभाजक बिंदु आई पर मिलता है। यदि कोण बी एस सी बराबर है 40 डिग्री दिया हुआ है, कोण बी एस सी बराबर 40 डिग्री है, तो कोण बी आई सी का मान क्या होगा? यहाँ पे आपके पास मान लो ये त्रिभुज है और ये आपके पास ए बी और सी। यहाँ पे मान देखो कौन सा बी ए सी, यानी बी ए सी जो बीच में है वही एंगल बताते हैं, यानी कितना है? 40 डिग्री। ठीक है, फिर क्या है? बाह्य समद्विभाजक। बाह्य समद्विभाजक का मतलब वही है कि कोण बी का समद्विभाजक करो और कोण सी का। तो देखो यहाँ पे ये आपके पास कोण है, तो इसका समद्विभाजक करोगे तो ये चाप जैसे करते अपने 9th 10th में, और फिर यहाँ पे सी जो कोण है इसका समद्विभाजक करेंगे अपने, तो ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और ये जो मिलेगा ये बन जाता है आपके पास बी आई सी, यानी बी आई सी। ठीक है, तो ये बाह्य समद्विभाजक से बना जो कोण है वो कौन सा? बी आई सी। इसका अपने को मान बताना है, ये मान। तो ये मान बताने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, बी आई सी बराबर 90 माइनस जो कोण ए है इसका क्या कर दो? आधा। तो 90 माइनस कोण ए कितना है यहाँ पे? 40, 40 बटा 2, और 90 माइनस 20, तो 90 में 20 ये कितना आ गया? 70, तो कितना आ गया? 70 डिग्री। ये ध्यान रखना, अगर बाह्य समद्विभाजक है तब तो माइनस आएगा, अगर आपसे अंत केंद्र के लिए पूछ ले तो यहाँ पे प्लस लगाना। आपको क्या लगाना है? प्लस। जैसे ये त्रिभुज है और यहाँ पे आपके पास ये आ जाए अंत समद्विभाजक, तो यहाँ पे अगर ये कोण पूछे तो बीच में क्या लगाना आपको? प्लस, और बाहर आ जाए तो क्या लगाना आपको? माइनस। बस ये ध्यान रखना फॉर्मूले में। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 3% वार्षिक देय साधारण ब्याज पर राशि उधार लेता है, तत्काल उसे 6 माही यानी अर्धवार्षिक 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दे देता है। वर्ष के अंत में उसे 330 रुपये का क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बैंक पीओ और उनमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर अपने भी आ जाए तो हैरान नहीं होना अपने को। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ 3% वार्षिक देय से साधारण ब्याज, इसका मतलब ये है कि आपके पास 3% और सिंपल इंटरेस्ट तो है ही, और 3% वार्षिक यानी 1 साल, यही है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन कैसे उठाना आपको? यहाँ पे देखो आपके पास कितने आ रहे हैं? 20,000, 24,000, 16,000, 32,000। तो आप कोई भी एक ऐसी वैल्यू मान लो मैं मान लेता हूँ 10,000। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब 10,000 के हिसाब से आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, तो यहाँ पे ऐसा ही कितना आएगा आपके पास? तो 10,000 का निकालोगे आप, 10,000 इंटू 3, 1 और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहाँ पे कितना आ गया? 300। ये तो आ गया 300 किसके हिसाब से? 3% वार्षिक ब्याज की दर से। उसके बाद जो आपके पास दर है वो क्या हो रही है? अर्धवार्षिक, और ये देनी किस हिसाब से? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। इसका मतलब जो सेकंड जो कंडीशन है अपने पास, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास जो 1 साल है, जो 1 साल है वो अर्धवार्षिक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 अर्धवार्षिक, यही हो जाएगा। और जो आपके पास रेट है 5%, वो क्या हो जाएगा? वो भी आधी हो जाएगी। 5% ये तो साल की है, तो आधी कितनी हो जाएगी? 2.5%। ठीक है,
तो उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकाल ही लेंगे। देखो 2 अर्धवार्षिक है तो 2 के लिए कॉन्सेप्ट होता है 2 1, ये वाला 2 1। तो यहाँ से वो फॉर्मूला लगा दो अपने, तो 10,000 तो है ही अपने पास, तो 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू, तो 10,000 है, 10,000 का क्या निकालोगे आप 2.5%, तो 10,000 का 2.5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 250, तो 2.5% निकालोगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, कितना आ गया 250, तो यहाँ पे आ जाएगा 250। फिर 250 को क्या निकालो आप 2.5%, तो 25 25 कितना होता है 625, तो नीचे आ जाएगी 3 जीरो 1 जीरो, यानी ये आ जाएगा प्लस 6.25। ठीक है, ये कैलकुलेट आपको करना है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया 25 दूनी 50 यानी 500, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 6.25। तो इनको जोड़ोगे तो ये जोड़ने के बाद कितना आएगा 500 6.25। तो ये तो आ गया आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। अब देखो वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में कह रहा है 330 रुपये का लाभ हो रहा है। अभी क्वेश्चन के हिसाब से तो 330 हो रहा है, लेकिन अपने हिसाब से कितना हो रहा है, तो यहाँ से देखो 300 है और ये है आपके पास 500 6.25, यानी कितने का लाभ हो रहा है 200 6.25। तो ये तो हो रहा है अपने हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो रहा है 330। इसका मतलब ये है कि जो 330 है, 330 है, ये वैल्यू किसकी है 206.25, यही है। और कह रहा है कि उधार ली गई राशि क्या है, तो अपनों ने मानी क्या थी 10,000, तो गुणा कर दो 10,000 से। ठीक है, अब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगी, तो इसको अपने काट लेते हैं 25 से, क्योंकि 25 से 200 कट जाएगा, 25 8 200, फिर आएगा 25 दूनी 50 और 25 5 125, और ये कट जाएगा 25 चौके 100, और पीछे जीरो आपके पास 4। ठीक है, उसके बाद ये कितने बैठ गया 25 पे फिर से कर लेते हैं, 25 थी 75, पीछे कितना रह गया 25 थी 75 33, और फिर ये कितने पे जाएगा 25 8 कितना होता है 200, तो ये उसका दुगना यानी 16। ठीक है 1600, 33 से कट जाएगा 10 पर, तो ये आ जाएगा आपके पास 16,000। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा सी। तो क्वेश्चन अच्छा है, पहले तो निकालना अपने को सिंपल इंटरेस्ट, फिर निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कैसे आपके पास अर्धवार्षिक, तो रेट क्या हो जाएगी आधी। उसके बाद यहाँ पे देखना है दोनों सालों में अंतर देखना है कितने का लाभ हो रहा है। यहाँ पे पहले 300 फिर 506 हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है 206 का, अपने हिसाब से 206, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 330 है। वहाँ पे 330 वैल्यू 206 की, और माना कितना था अपनों ने 10,000, तो गुणा कर देना है 10,000 से, तो यह आंसर आ जाएगा आपके पास 16,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि S6 में लड़कों की संख्या विद्यालय S1 में लड़कियों की संख्या से 30% क्या अधिक है। अब यहाँ पे अपने पास जो ग्राफ दिया हुआ वो दिया हुआ है S1 S2 S3 S4 और S5, और उसमें बॉयज़ हैं आपके पास एक ग्रीन पट्टी और गर्ल्स हैं यहाँ पे ब्लू पट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे S5 तक दिया हुआ है, S6 नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में S6 दिया हुआ है, तो S6 अपने को बनाना कैसे है, तो यहाँ पे बना लेते अपने S6। और यहाँ पे कह रहा है कि S1 में जो लड़कियाँ हैं, S1 का है, तो इसमें गर्ल्स हैं आपके पास 500, तो 500 का 30% अधिक, ये किसकी हो जाएगी लड़कों की संख्या, किसमें, तो 500 का अपने 30% निकालो, तो 500 का पहले 10% निकालो, कितना होता है 50, 30% कितना हो जाएगा 150, तो 500 है 150 अधिक हो गया, यानी कितना हो गया 650। तो यहाँ पे लड़कों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 650, यही है लड़कों की संख्या 650 होगी। उसके बाद क्या करें कि विद्यालय S3 तथा S4 से लड़कियों की संख्या, S3 और S4 S4 कहाँ है, ये रहा S3 S4, यानी इसमें लड़कियों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या, तो 18 4 कितना हो गया आपके पास 2200। संख्या विद्यालय S6 तथा S1 में लड़कों की संख्या की कितनी प्रतिशत है, S6 S1 कहाँ पे ये रहा, और S1 इसमें लड़के 12 और 650 कितना हो गए, क्योंकि 1850, तो कह रहा है इनसे कितना परसेंट है 2200, तो ये अपने को ध्यान रखना 2200 है और ये आपके पास 1850, तो कह रहा है इनसे ये कितना परसेंट है, इनसे, तो जो अगर आपसे पूछे का के है वो हमेशा आएगा बटे में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1850, ऊपर क्या देगा 2200, और इंटू परसेंटेज निकालना है 100। अब देखो यहाँ पे एक तरीका है, एक तो भाग आप जैसे काटापीटी करोगे पॉइंटों में आ रहा है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाओ कैसे, देखो 1850 का 100% कितना होता है, आप कहोगे 1850 ही होगा 100%, तो 100% तो आंसर होगा ही होगा। फिर देखो कितना ज़्यादा है 1850 से 2200, तो ये आ जाएगा आपके पास 200 300 350, कितना अधिक है 350। फिर देखो 1850 का अगर अपने 10% निकालें, 10% निकालें तो कितना आ जाएगा 185।
फिर और निकालो 10%, कितना आ गया 185, 185, 185 कितना हो गया 370, 370 इसके आसपास है, यानी 100% और प्लस 20%, यानी 120% के लगभग। ठीक है, तो इसमें कौन सा पास है, तो 118। ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो कैलकुलेट करोगे वो भी आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे अपने 100% निकाल लोगे, अपने पास कितना आ जाएगा 1850। उसके बाद देख लो कितना ज़्यादा है 350, तो 10% निकालोगे 185, फिर 10% निकालोगे 185, 370 हो रहे हैं, यानी लगभग इसके बराबर आ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा, ये। अगला क्वेश्चन है, एक खेल अकादमी में 1200 खिलाड़ी हैं और प्रत्येक खिलाड़ी या तो फुटबॉल या हॉकी या दोनों खेलता है। 30% खिलाड़ी हॉकी नहीं खेलते और 15% खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते, तो कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बना लेते हैं, वेन आर एक फुटबॉल, ये फुटबॉल मान लेते हैं और ये हॉकी। तो कह रहा है 30% खिलाड़ी हॉकी नहीं खेलते, हॉकी नहीं खेलते तो खेलने वाले कितने हैं, आप हो गए 70%, 30% तो खेलते नहीं है। फिर कह रहा है 15% खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते, तो 15% नहीं खेलते तो खेलने वाले कितने, 85%, यही है। तो इसका मतलब अपने पास देखो जो रेशो तो हमेशा 100% में होता है, किस में होता है 100%, 100% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कैसे वो उसको फाइंड करेंगे, तो कहीं दोनों को जोड़ो, 8 और 7 कितने हो गए 150 और ये 5 है 155%, यानी 100% से क्या क्या रहा है ज़्यादा, कितना जा रहा है 55। तो जो आपके पास 55% ज़्यादा आ रहा है वो किसको शो करेगा, दोनों को, यानी ये है आपके पास, यानी दोनों, इसका मतलब फुटबॉल भी खेलेंगे 55% वाले और हॉकी भी खेलेंगे, इसका मतलब दोनों खेलने वाले कौन है आपके पास 55%। तो यहाँ पे परसेंटेज में तो है नहीं, वैल्यू में, तो वैल्यू अपने को एक दी है 1200। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो 1200 है वो किसको शो करेगा, टोटल, यानी 100% को, और अपने को निकालना है 55, तो ये आ जाएगा आपके पास 55। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पे 12 को 55 से गुना करो, 12 5 60 और ये आ जाएगा 660, यानी ऑप्शन बी। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो 1200 100% को शो करता है, अपने को निकालना है 55%, तो 55 से गुना कर लो, जो निकालना हमेशा क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको, एरोमीटर, एमीटर और एनीमोमीटर और अल्टीमीटर, तो इनमें से एक भी अगर आपको पता है तो अपना काम हो जाएगा। देखो अपने को ये तो पता है एमीटर क्या होता है, एमीटर आपको पता है विद्युत धारा का क्या करता है, मापन, यानी B3, तो B3 देख लो कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन सी। देखो यहाँ पे तो आपके पास एक आ गया, अगर मान लो B3 अगर 2 3 में आ जाता तब अपने को प्रॉब्लम हो जाती। एक देखो एरोमीटर, एयर तो ध्यान, एयर यानी हवा यानी वायु, ये किसको मापेगा, वायु। तो आपके पास A5 और B3 यानी ऑप्शन सी तो है ही। एनीमोमीटर किसको शो करेगा, तो ध्यान रखना ये किसको शो करेगा, पवन वेग को, और अल्टीमीटर किसको शो करेगा, ये करेगा ऊंचाई मापन को। तो ये है आपके पास, एमीटर भी अपने को पता होना चाहिए कि मीटर से रिलेटेड इनका माप क्या है। एक आता है डायनोमीटर, डायनोमीटर, तो ये किसका, डायनोमो यहाँ पे ई से थोड़ा जोड़ लो, इंजन, इंजन की गति का मापन करता है। अगला क्वेश्चन है, और ये लिखा हुआ है एपिग्लोटिस, लेरिक्स और प्लूरा और फेरिक्स। तो यहाँ पे अपने अगर एक भी यहाँ पे पता है तो अपना काम वही है कि अपना काम बन जाएगा। जैसे लेरिक्स है, ये किसको यूज़ करते हैं, अपने ध्वनि, यानी ये आ जाएगा आपके बी का 3। उसके बाद एपिग्लोटिस, तो ये भी गले में पाई जाती है, ये कहता है भोजन को ना श्वास नली में जाने से रोकता है, तो ये आ जाएगा आपके पास ए का 2, और सी का आ जाएगा आपके पास प्लूरा कहाँ है, फेफड़ों का आवरण, और डी आ जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ने से मानव में प्लूरिस रोग होता है। अब प्लूरिस रोग को कहते क्या है, प्लूरिसी रोग, तो इसको देखो टीबी रोग भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, तपेदिक रोग। अब तो हो ही जाएगा अपने पास ट्यूबरक्लोसिस, तो कौन सा हो जाएगा, ए। तो इस जीवाणु का नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगला है आपके पास कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरिया, तो ये कौन सा रोग है, गलघोंटू रोग, जिसको डिप्थीरियाई रोग भी बोलते हैं। फिर अपने पास माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्री मतलब लेप्रोसी रोग, लेप्रोसी रोग। इसी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं हैंसन रोग, हैंसन रोग। और लास्ट आपके पास
नेसेरिया गोनेरिया, इसको बोलते हैं सुजाग रोग, सुजाग रोग, या इसको क्या बोलते हैं, गोनोरिया रोग। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, तो इसमें आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है डीएनए का चाकू कहलाता है, तो किसको कहते हैं डीएनए का चाकू, ध्यान रखना ऑप्शन सी। ये क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है, क्या होता है, एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करता है, तो डीएनए को काटने का काम करता है, डीएनए को कट करने का। तो डीएनए को काटने की जो क्षमता है वो किस में पाई जाती है, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस में। और ये पाया कहाँ जाता है, तो ध्यान रखना ये पाया जाता है सूक्ष्म जीवों में। और इसका यूज जो किया जाता है, तो ध्यान रखना यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो डीएनए का चाकू नाइफ किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस को। और एक हेलिकेज, ये भी एंजाइम है। तो ये सारे एंजाइम ही हैं, तो इनका, तो ये क्या करता है, डीएनए में जो भी क्षति होती है उसको मरम्मत करने का काम कौन करता है, हेलिकेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, डीएनए का चाकू नाइफ कहलाता है, कौन कहलाता है, ऑप्शन सी, यानी प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियज। अगला क्वेश्चन है डैश, यानी DASH। इसकी तो बस फुल फॉर्म ध्यान रखो, आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा, डैश। तो ध्यान रखना, उच्च रक्तचाप के रोगियों को भोजन प्रणाली देने की विधि, उसको क्या बोलते हैं, डैश। तो ध्यान रखना, उच्च रक्तचाप के रोगियों को भोजन प्रणाली देने की जो विधि वो क्या कहलाती है, डैश। तो कहाँ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने 30 क्वेश्चन। तो इनके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। और एक क्वेश्चन आपके लिए वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास, ऊर्जा के संदर्भ में संगत युगम है। तो ऑप्शन 1 मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना 2016 में, कालीबाई भेल उड़ान योजना 2021, क्लिक योजना 2017-18। तो इसमें जो सही है वो आपको यहाँ से देखना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। इसी तरह और आपके जो क्वेश्चन है आगे आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।